नमस्कार दोस्तों, मैं प्रखर श्रीवास्तव आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल गुरु घंटाल में। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे करेंसी स्वैप एग्रीमेंट के बारे में। निकल पड़ते हैं आज के सफर पर। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिए। गुरु घंटाल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों, आप सबको पता है कि दो मुल्कों के बीच में एक पर्टिकुलर करेंसी का एक्सचेंज रेट होता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे देश की करेंसी है रुपीस और डॉलर है अमेरिका की। $1 बराबर 73 रुपये है। तो कहीं ना कहीं डॉलर के मुकाबले हमारे देश की करेंसी कमज़ोर है। ठीक है, उसी तरह यूरो के मुकाबले रुपीस की वैल्यू कुछ और होगी, दिनार के मुकाबले रुपीस की वैल्यू कुछ और होगी, यूरो के मुकाबले डॉलर की वैल्यू कुछ और होगी। क्योंकि जो मार्केट होता है ना, वो बड़ा वोलेटाइल होता है, कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे आता है। तो आप अक्सर देखते होंगे कि हर दिन, कभी कभी तो घंटे के हिसाब से भी आपका डॉलर की जो एक्सचेंज रेट है या किसी भी दो करेंसी के बीच की जो एक्सचेंज रेट है वो बदलती रहती है। तो इसी वोलेटाइल सिचुएशन को ओवरकम करने के लिए ये कॉन्सेप्ट आया करेंसी स्वैप एग्रीमेंट का। ठीक है, ये करेंसी स्वैप एग्रीमेंट दो मुल्क आपस में कर सकते हैं, दो ट्रेडर आपस में कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसको करने के बाद दो मुल्क, दो ट्रेडर्स के ऊपर ये जो वोलेटाइल मार्केट का प्रिकैरियस कंडीशन है वो उनको हार्म नहीं करेगी। ठीक है, 2018 में जापान और इंडिया ने अभी तक का वन ऑफ द मोस्ट, कह सकते हैं ना, हाईएस्ट करेंसी स्वैप एग्रीमेंट वैल्यू के हिसाब से $75 बिलियन का करेंसी स्वैप एग्रीमेंट 2018 में साइन हुआ था, जब हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जापान गए थे और वहां के तत्कालीन प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने नरेंद्र मोदी के साथ कई सारे करार पर साइन किया था, कई सारे एग्रीमेंट पर साइन किया था। उनमें से सबसे ज़्यादा अगर पूरे विश्व का ध्यान किसी करार ने खींचा था, किसी एग्रीमेंट ने अपनी ओर खींचा था, तो वो था ये $75 बिलियन का करेंसी स्वैप एग्रीमेंट। अब असल में था क्या ये $75 बिलियन? दोस्तों, ये $75 बिलियन का ये जो करेंसी स्वैप एग्रीमेंट है, इसका मतलब ये है कि जापान और भारत आपस में $75 बिलियन का इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, और जो पेमेंट होगा वो अपने मुल्क की करेंसी में ही वो एक दूसरे को करेंगे। जैसे कि इस एग्रीमेंट का मतलब ये है कि भारत जापान से $75 बिलियन, ठीक है, $75 बिलियन का इंपोर्ट कर सकती है। और जो पेमेंट होगा वो इंडिया किस में करेगी? वो इंडिया करेगी रुपीज़ में। और जो जापान होगा वो भी भारत से $75 बिलियन का इंपोर्ट कर सकती है, और जापान जो पे करेगी भारत को वो येन में करेगी। ठीक है, किसी भी तीसरी करेंसी का या तीसरी कंट्री की करेंसी का कोई रोल नहीं होगा, खासकर यूएस डॉलर का कोई रोल नहीं होगा भारत और जापान के बीच के इस एक्सचेंज में। भारत खरीदेगा तो भारत किस में पेमेंट करेगा? रुपीज़ में पेमेंट करेगा $75 बिलियन तक। और अगर जापान खरीदेगा तो जापान आपका येन में पे करेगा $75 बिलियन तक। मतलब जो भी इसके इक्विवेलेंट करेंसी आए, $75 बिलियन इक्वल टू हाउ मेनी रुपीस एंड $75 बिलियन इक्वल टू हाउ मेनी येन। ठीक है, ताकि तीसरी करेंसी का किसी भी तरह का रोल ना हो। और याद रखिएगा, ये किसी तरह का लोन नहीं है, ये एक तरह का एग्रीमेंट है। इससे दो मुल्कों के बीच में ट्रेड जो होते हैं ना, वो मजबूत होते हैं। ठीक है, और मार्केट की प्रिकैरियस कंडीशन की वजह से किसी तरह की दिक्कत नहीं आती है ट्रेड करने में। अब एक सवाल है, अभी मैं आपको इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूंगा एक अच्छे से एग्जांपल के साथ। अब एक सवाल है कि जरूरत क्यों आन पड़ी इस करेंसी स्वैप एग्रीमेंट की? इसका कॉन्सेप्ट ये पिक्चर में आया क्यों? देखिए, आप सब लोगों को पता है कि पूरे विश्व में डॉलर को सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी कहा जाता है, सबसे रिलायबल करेंसी कहा जाता है। अगर आप किसी भी कंट्री के साथ कोई भी, मान लीजिए कि अगर आप भारत किसी भी कंट्री से कुछ भी इंपोर्ट करवाता है, तो भारत अगर उसे डॉलर में पे करेगा इंस्टेड ऑफ रुपीज़ या उस देश की करेंसी के अकॉर्डिंग, तो वो मुल्क डॉलर में पेमेंट एक्सेप्ट कर लेगी। क्यों? कोई भी मुल्क डॉलर में पेमेंट एक्सेप्ट कर लेगी, क्योंकि डॉलर आपका सबसे रिलायबल करेंसी माना जाता है। और कल को फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में जाकर वो अपने मुल्क की करेंसी के साथ उसको एक्सचेंज कर सकती है। जिस मुल्क के पास डॉलर ज़्यादा है उसका फॉरेक्स रिजर्व ज़्यादा स्ट्रांग माना जाता है। इसीलिए आपका डॉलर
एक रिलायबल करेंसी माना जाता है। अब देखिए होता क्या है, अब अगर डॉलर एक स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी है, रिलायबल करेंसी है, तो भारत के भी फॉरेक्स रिजर्व में डॉलर का होना जरूरी है। अगर हमारे फॉरेक्स रिजर्व में डॉलर ज़्यादा होगा तो कहीं ना कहीं हमारे देश की जो रुपीज़ है वो कमज़ोर नहीं पड़ेगी। लेकिन देखिए होता क्या है, आप सबको पता है कि विदेशी मुल्क के लोग हमारे देश में आकर पैसा लगाते हैं, जब उन्हें प्रॉफिट नज़र आता है निकाल लेते हैं, जब उन्हें लॉस नज़र आता है। तो व्हेन फॉरेन कैपिटल गोज आउट फ्रॉम इंडिया, अब मान लीजिए कि कल को भारत कोई सामान किसी से खरीदता है, ठीक है, अगर मान लीजिए जापान से ही जापान और भारत के बीच में किसी भी तरह का करेंसी स्वैप एग्रीमेंट नहीं है, अब एक नॉर्मल सी ट्रेड हो रही है, भारत ने जापान से कुछ खरीदा और जापान ने कहा कि हमें डॉलर में पेमेंट करो, क्योंकि बट ऑब्वियस है डॉलर आपकी यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल करेंसी है। तो भारत जब जापान को डॉलर में पेमेंट करेगा उन चीज़ों के लिए जो उसने जापान से इंपोर्ट किए हैं, तो कहीं ना कहीं आरबीआई की जो फॉरेक्स रिजर्व है उससे डॉलर बाहर की तरफ जाएगा, हमारे मुल्क से बाहर जाएगा डॉलर। और दूसरा, जब कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर अपना पैसा वापस खींचता है तो भी डॉलर आपका क्या होगा, हमारे देश से बाहर जाएगा। अब जैसे जैसे फॉरेक्स रिजर्व में से डॉलर कम होते जाएंगे वैसे वैसे रुपए की कीमत घटती जाएगी, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया, अगर देश की फॉरेक्स रिजर्व में, किसी भी देश की फॉरेक्स रिजर्व में अगर डॉलर ज़्यादा है तो रुपीस वहाँ की करेंसी कमज़ोर नहीं पड़ेगी। अब भारत से लगातार डॉलर बाहर जा रहे हैं, तो किसी भी तरह कर कर इस डॉलर को बाहर जाने से रोकना है, इसके आउटफ्लो को रोकना है, इसके इनफ्लो को बढ़ाना है, ठीक है। तो इसीलिए भारत करेंसी स्वैप एग्रीमेंट साइन की जापान के साथ, और बाकी सारे मुल्क आपस में साइन करते हैं कि भैया हम डॉलर में पे नहीं करेंगे, हम अपने रुपीस में आपको पे करेंगे, अपनी करेंसी में आपको पे करेंगे, आप अपनी करेंसी में हमें पे करना, ठीक है। और एक फिक्स एक्सचेंज रेट हम मानकर चलेंगे, ओके। अब मैं एक एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए कि पाजी हैं, ये एक इंडियन बिजनेसमैन है, इन्हें बिजनेस करना है और इन्हें $1 मिलियन की ज़रूरत है। अब एक बात बताइए, क्या $1 मिलियन, बट ऑब्वियस है डॉलर तो इंडिया की कोई बैंक इनको एज ए लोन के तौर पर देगी नहीं, तो अमेरिका की बैंक से ये लोन लेने के बारे में सोचते हैं $1 मिलियन, और उस वक्त डॉलर की कीमत चल रही होती है 70 रुपये। तो अगर आप $1 मिलियन को कैलकुलेट करेंगे, $1 मिलियन को अगर आप 70 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कीमत आएगी करीब करीब 7 करोड़, ठीक है। 10 साल के लिए पाजी को ये लोन चाहिए। मान लीजिए कल को 10 साल के बाद जब पाजी इस लोन को वापस करने जाएंगे, उस वक्त $1 की कीमत हो गई 100 रुपये। तो सोचिए 1 मिलियन को जब आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 10 करोड़। मतलब कि $1 मिलियन जो कि उस दौर में 7 करोड़ थी, जो पाजी ने एज ए लोन के तौर पर लिया था, और जब वापस करने गए तो अमेरिका की बैंक ने कहा कि भैया आप तो डॉलर और स्ट्रांग हो गया है, तुम्हारा रुपया और गिर गया है, हमें 10 करोड़ रुपए दो। तो लॉस कितने का होगा, 3 करोड़ रुपए का होगा। इसके अलावा इंटरेस्ट रेट भी पे करना है। तो पाजी ने कहा कि भैया ये तो घाटे का सौदा है। लेकिन पाजी की किस्मत काम कर गई कि उसी वक्त एक अमेरिकन बिजनेसमैन का जिसका नाम था एलेक्स, उसे भारत में बिजनेस करने के लिए 7 करोड़ रुपए की ज़रूरत है, और वो पाजी के साथ, उसके साथ भी यही प्रॉब्लम है कि कल को मान लो कि करेंसी वॉलेटाइल हो गई तो फिर दिक्कत आ जाएगी। वैसे अमेरिका के डॉलर के मुकाबले तो भारत की करेंसी वीक ही हमेशा रहेगी। तो इन दोनों लोगों के बीच में करेंसी स्वैप एग्रीमेंट होता है। पाजी ये कहते हैं कि मैं आपको 7 करोड़ रुपए देता हूं, आप मुझे $1 मिलियन दो, और जो एक्सचेंज रेट है वो प्रेजेंट ही चलेगी, डेट ऑफ मैच्योरिटी के वक्त ही भी। मतलब कि आज हमारे बीच जब ये करेंसी स्वैप एग्रीमेंट साइन हो रहा है, $1 की कीमत मार्केट में 70 रुपये है, तो कल को डेट ऑफ मैच्योरिटी के वक्त भी मैं 70 रुपये के हिसाब से ही आपको पूरा का पूरा प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट पे करूंगा। तो एलेक्स ने
पाजी को $1 मिलियन दे दिया, ठीक है, और उस वक्त 3% इंटरेस्ट रेट के साथ, बट ऑब्वियस इंटरेस्ट रेट तो वसूलेगा ही सामने वाला। अमेरिका की मार्केट में मान लीजिए 3% इंटरेस्ट रेट था, तो एलेक्स ने पाजी को $1 मिलियन दे दिया 3% इंटरेस्ट रेट के साथ, और पाजी ने एलेक्स को 7 करोड़ रुपए दे दिए 6% इंटरेस्ट रेट के साथ, जो कि भारत में उस वक्त चल रही थी। कल को जब डेट ऑफ मैच्योरिटी होगी 10 साल के बाद, आपका पाजी एलेक्स को उनका $1 मिलियन वापस कर देंगे, पूरा प्रिंसिपल अमाउंट, क्योंकि इंटरेस्ट रेट तो देते रहेंगे, और जो एलेक्स गए वो पाजी को उनका 7 करोड़ रुपए दे देंगे, भले ही उस वक्त कितनी भी डॉलर के मुकाबले रुपीस की वैल्यू चल रही हो, 100 रुपए चल रही हो, 120 रुपए चल रही हो, डजंट मैटर। तो देखिए घाटा किसी को नहीं हुआ। पहले क्या घाटा हो रहा था, अगर बैंक से पाजी लोन लेते तो करीब करीब 3 करोड़ रुपए का घाटा होता, ठीक है। तो इसीलिए दो मुल्क, दो ट्रेडर्स जो बिजनेसमैन होते हैं, वो आपस में करेंसी स्वैप एग्रीमेंट साइन करते हैं, ताकि उनके बिजनेस के ऊपर, उनके ट्रेड के ऊपर मार्केट की वोलेटाइल कंडीशन का असर ना पड़े। तो उम्मीद है करेंसी स्वैप एग्रीमेंट आप लोगों के समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिए। गुरु घंटाल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। विश यू ऑल अ वेरी गुड लक, टेक केयर, गुड बाय।